बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी किस हवाले से, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के हवाले से। तो हमने एक स्टेटमेंट दी, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बेसिकली जो है वह कन्वर्जन है अक्रूवल बेस्ड प्रॉफिट का किसमें, कैश बेस्ड प्रॉफिट में। अगर हम अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग ना कर रहे होते और कौन सी अकाउंटिंग कर रहे होते तो हमारी एसओसीआई क्या प्रॉफिट शो कर रही होती। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सिंपल सी बात है, देखिए बड़ा सिंपल सी बात। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में आपका जिस चीज पर राइट टू रिसीव क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, उसको डेबिट रिसीवेबल डेबिट करके आपने अपने क्या कर लिया, इनकम मान ली, और वो उस पे बनने वाला प्रॉफिट आपके नेट प्रॉफिट का क्या बन गया, पार्ट बन गया। यानी आपके नेट प्रॉफिट में बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो अब तक आपने रिसीव ही, तब अपने स्टेक होल्डर्स को एक अपने नेट प्रॉफिट के एक ऐसी पिक्चर भी दिखाना चाहते हैं कि भाई अगर ये हम नेट प्रॉफिट अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड ना करते बल्कि किस पे रिकॉर्ड करते तो फिर हमारा प्रॉफिट ये होता। तो हमारे प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट हमारी जेब में कैश की शक्ल में आ चुका है, इस चीज को कम्युनिकेट करने का नाम क्या है कि जो प्रॉफिट हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें कितना पैसा हमारी जेब में मौजूद है, कितना पैसा हमने साल भर में क्या किया, जनरेट किया है। तो हमारे नेट प्रॉफिट्स जो हैं वो कैश की शक्ल में भी होंगे और रिसीवेबल्स की शक्ल में भी होंगे, क्योंकि रेवेन्यूज रिसीवेबल की शक्ल में रिकॉर्ड किए गए कि नहीं किए गए। तो ये मकसद है इस बात का। अगर सिंपल सी बात है, इतना सोच लें कि आप डेबिट डेबिट किए जाए, सेल रिकॉर्ड किए जाए, 1 रुपया भी अगर आपको ना मिला हो तब भी अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग आपको नेट प्रॉफिट निकाल के देगी कि नहीं देगी। लेकिन अगर हम बोले 1 रुपया भी आपको रिसीव नहीं हुआ तो आपकी जेब का बैलेंस क्या है, 0 है, और जो कुछ भी है वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड हुआ है। तो क्या उन सब चीजों को कैश में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए? तो हम इस तरह बिजनेस की एक तरह से लिक्विडिटी शो कर रहे होते हैं कि बिजनेस के पास कितने प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये इसका मकसद है। और मकसद अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो अब कैश फ्लो बनाने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, और कौन सा मेथड है ट्रेडिशनली। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं पास पेपर्स में, या ट्रेडिशनली जो सबसे ज्यादा मेथड फॉलो किया जाता है वो इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? यानी वही अक्रूवल बेस्ड प्रॉफिट उठाया और उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया किसमें, वो एक्सपेंसेस रिवर्स करवा के या वो इनकम रिवर्स करवा के जो कैश बेस्ड अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होती लेकिन अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग का पार्ट बन गई हैं। ऐसे ही किया ना हमने। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट वे भी है। वो कौन सा वे है कि रेवेन्यू सिर्फ वो लें जो कैश बेस हो, एक्सपेंसेस सिर्फ वो लें जो कैश बेस हो, और मैच करवा दें। जो नेट प्रॉफिट होगा कैश बेस के लिहाज से वही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। कल की क्लास में सब कुछ हमने पढ़ा। IS7 प्रेफर करता है कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। IS7 कौन से मेथड को प्रेफर करता है, डायरेक्ट मेथड। लेकिन ज्यादातर हमें कंपनीज जो है वो अपना कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से बनाती हुई दिखाई देती है। ICAP की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है उसमें जो कैश फ्लो बनता है वो डायरेक्ट मेथड से बनता है। चले बाहर देखेंगे, कब मौका मिला तो ये भी देखेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में एक चीज शामिल हुई है, वो क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग। तो उसमें तो हमें ICAP के अकाउंट्स देखने पड़ेंगे। तो देखिए ICAP ने अब तक एग्जामिनेशन सर्विस देके कितना प्रॉफिट बनाया, कितना प्रॉफिट बनाया, 1.8 मिलियन बिलियन। चले बात पढ़ते। स्टार्ट ले बेटा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। थोड़ा सा आज डिस्कशन थोड़ा थ्योरेटिकल होगा स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन कल जो पढ़ा उसकी बुनियाद पर होगा। सबसे पहले अपनी बुनियादों को रिकॉल कीजिए, और वो बुनियादें क्या हैं।
resources are equal to sources, the sources are equal to resources. आवाज नहीं आ रही। रिसोर्सेज किसे बोलते हैं आप? जो बिजनेस, नहीं अभी बात ऐसी नहीं होगी। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस शक्ल में हुई है, वो इन्वेस्टमेंट आपका रिसोर्स है। और उसके आने की सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस। हमने कहा इन्वेस्टमेंट जो भी हमारे पास होगी बिजनेस में, इसको ये बनेगा लैंडस्केप फॉर्म में। जब ये लिख रहा हूं, ये इतना स्पेस लेगा, ये आएगा लैंडस्केप फॉर्म में। पहले इसको बेहतर है बनता हुआ देख ले, हाँ ज्यादा अच्छा होगा, और पार्टिसिपेट कर। इन्वेस्टमेंट हमारे पास बिजनेस में जिस शक्ल में होगी, उस शक्ल को हम अकाउंटिंग में क्या नाम देते हैं? एसेट्स। और वो एसेट्स फाइनेंस हो चुके हैं दो सोर्सेस से, लायबिलिटी और इक्विटी। तो अब की बार मैं लायबिलिटी पहले बोल रहा हूँ, इक्विटी बाद में बोल रहा हूँ, मे भी कोई रीजन हो। लायबिलिटीज एंड इक्विटीज, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो इन तीनों चीजों को शो करती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसा ही है ना? अच्छा, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा और रीडिफाइन करूं, तो मैं एसेट्स को दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। नॉन करंट एसेट्स और कौन से एसेट्स? क्या ये मुमकिन है बेटा? अच्छा जी, तो मैं बोलूंगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट बिकम्स व्हाट? टोटल एसेट्स, एंड दे आर इक्वल टू। क्या मैं लायबिलिटीज को दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ? अच्छा, मैंने यहां लिखना है पहले करंट लायबिलिटीज। क्या लिखना है? करंट लायबिलिटीज। और फिर क्या लिखना है? नॉन करंट लायबिलिटीज। और इक्विटी क्या रही? इक्विटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मजीद ब्रॉड शक्ल में आ गई। वो मजीद ब्रॉड शक्ल क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स आर इक्वल टू करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस व्हाट? इक्विटीज। क्या ये सही है बेटा? आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या ये सही है या गलत है? अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है या नहीं? ठीक है जी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको ये इस तरह दिमाग में स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो कौन सी साइड इन्वेस्टमेंट साइड? कौन सी साइड इन्वेस्टमेंट साइड? क्या एसेट खरीदने के लिए आपकी जेब से कैश आउटफ्लो हो सकता है? आवाज नहीं आ रही। कैश आउटफ्लो, पैसा आपकी जेब से गया, पैसा जेब में आया? पैसा गया, उसको क्या बोलूंगा मैं? आउटफ्लो। लेकिन वो आउटफ्लो क्यों हुआ है? एसेट को खरीदने के लिए। तो कैश फ्लो में उस आउटफ्लो को बोलेंगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्या है? कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
क्या कोई एसेट डिस्पोज ऑफ हो सकता है? क्या उसके डिस्पोजल होने से आपको सेल प्रोसीड मिल सकती है? तो जब नॉन करंट एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के डिस्पोज होने से क्या मिलेगी आपको? इन्वेंट्री नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या मिलेगी? सेल प्रोसीड। तो ये आपका इनफ्लो है, आउटफ्लो? तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आपको इनफ्लोज भी हो सकते हैं। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अगर आप कुछ लायबिलिटी या लोन लेते हैं तो लोन लेने से आपके बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है? उस इनफ्लो को हम बोलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आप लायबिलिटी सेटल करते हैं तो आपकी जेब से आउटफ्लो होगा, वो आउटफ्लो क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आप शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करके आपकी जेब में इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है? इनफ्लो। क्या बोलेंगे? शेयर इशू करना इक्विटी है, इक्विटी कौन सी साइड पे? फाइनेंस पर। क्या बोलेंगे इसको? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ पा रहे हैं बात ये? अच्छा, अगर हम शेयर की बात ना करें, सोल एडिशनल कैपिटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ड्रॉइंग इक्विटी कम करेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड इक्विटी बढ़ाएगा, कम करेगा? कम करेगा। डिविडेंड की वजह से बिजनेस का कैश आउटफ्लो होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोनस शेयर्स, देखो आप सब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी पढ़ के बैठे हो। बोनस शेयर, बोनस शेयर जीरो आउटफ्लो, जीरो इनफ्लो। तो आउटफ्लो नहीं है, इनफ्लो नहीं है, उसका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से कोई ताल्लुक। भले हम ये पढ़ रहे हैं किसके लिए? तो कैश फ्लो के लिहाज से इनफ्लो नहीं या आउटफ्लो नहीं तो फाइनेंस, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं ना। कैश बेस्ड अकाउंटिंग के लिहाज से अब तक कैश रिसीव ना हो या कैश पे ना हो तो कोई अकाउंटिंग है? कोई अकाउंटिंग नहीं, ये कॉन्सेप्ट। तो बोनस इशू की कोई एंट्री? हाँ सर, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, फाइनल एंट्री। रिटेन अर्निंग डेबिट या शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल कर। जवाब तो दे बेटा, सारी एंट्रीज आती है ना हमें। ऐसा तो नहीं यहाँ आके तो मुझे दोबारा सारी एंट्रीज पढ़ानी पड़ती। देख ले, टेस्ट भी चल रहे हैं आपके और आपको स्टेटमेंट बनाई भी होगी आपने आखिरी टेस्ट के अंदर, कोई मसला? लेकिन अब हम एक एक्सेप्शन ला रहे हैं। एक्सेप्शन क्या ला रहे हैं? एक्सेप्शन। एसेट्स में से क्या अलग कर लिया हमने? आवाज नहीं आ रही, क्या अलग कर लिए? और लाइबिलिटीज में से क्या अलग कर दी? करंट लाइबिलिटीज। और इसके अंदर एक और चीज ऐड कर दी, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है बेटा? इन तीन चीजों में होने वाली एक्टिविटीज को हम कैश फ्लो के लिहाज से एक नाम देने लगे हैं। वो नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? समझ पा रहे हैं बात को? यानी अगर करंट एसेट्स का कोई इनफ्लो होगा, ये करंट एसेट का कोई आउटफ्लो होगा, तो कैश फ्लो के अंदर हम क्या बोलेंगे इसको? करंट लायबिलिटी का कोई इनफ्लो होगा या करंट लायबिलिटी का कोई आउटफ्लो होगा, क्या बोलेंगे इसको? एसोसिए में कोई एक्सपेंस पे ऑफ होगा, क्या बोलेंगे उसको? क्यों, जरा देखिएगा। करंट एसेट में सबसे मेन कंपोनेंट बताएं, इन्वेंट्री। क्यों खरीदी है? बिजनेस को चलाने के लिए, क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर क्यों क्रिएट हुआ है? सेल परफॉर्म करके। क्यों? सेल क्या है? बिजनेस का ऑपरेशन, क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अक्रूवल्स क्यों क्रिएट हुआ है? अक्रूड इनकम।
या अगर बात करें लायबिलिटीज की तो क्रेडिटर क्यों क्रिएट हुआ है, इन्वेंट्री खरीदने की वजह से। कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अक्रूड एक्सपेंस क्यों क्रिएट हुए, एम्प्लॉयज को सैलरी पे से सैलरी पे नहीं हुई लेकिन ड्यू हो चुकी है, तो सैलरी क्या है, सैलरी क्यों पे कर रहे हैं, वजह ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में से कैश फ्लो की 3 ब्रॉड हेडिंग निकाल के दे रहा हूं, ताकि आपको उसका भी रट्टा मारना ना पड़े, वरना आवाम इन एक्टिविटीज का भी रट्टा मार के बैठी। तो आप क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स का चेंज, करंट लायबिलिटी का चेंज, और इसको हम क्या नाम देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट सही मायनों में करंट एसेट में नहीं है, बल्कि वो कमा के देंगे। तो नॉन करंट एसेट को हमने वहीं रहने दिया, कौन सी वाली साइड पर। फाइनेंसिंग सही मायनों में कहां से हो रही है, नॉन करंट लायबिलिटी से या इक्विटी से। इन दोनों को हम इनके असल नाम पे बाकी रखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। गेम बड़ा आसान हो गया। इसका मतलब कैश फ्लो बनाते हुए मुझे कैश फ्लो को 3 हिस्सों में बनाना। पहला हिस्सा मैं, अच्छा ये तो सब एक से के ऊपर नीचे आएंगे, अभी तो इस तरह बनाए क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन के लिहाज से समझा रहा हूं मैं, लेकिन पहले आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर क्या आएगी इन्वेस्टिंग, फिर क्या आएगी। अब आप सबकी भरपूर तवज्जो चाहिए। और इन दोनों को मिलकर हम क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ क्या नाम दिया हमने, आवाज नहीं आ रही बता। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद जनाब नंबर 1 इज व्हाट, नंबर 2 इज व्हाट, एंड नंबर 3 इज व्हाट। तो कैश फ्लो शुरू कहां से होगा, कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से शुरू करने के लिए मुझे वो कौन सी बुनियाद चाहिए जिसे मुझे कन्वर्ट करना है। कल की क्लास क्या कहती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहां से बनाना शुरू करो, वो कौन सा प्रॉफिट है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है, नेट प्रॉफिट। वो कहां पड़ा हुआ है, एसओसीआई से। तो क्वेश्चन में तो एससीआई मुझे दी हुई हो, क्वेश्चन में यानी कैश फ्लो के क्वेश्चन फिर एसोसिएट दी हुई होनी चाहिए ना, या उसका एक्सट्रैक्ट देना चाहिए। आवाज नहीं आ रही बेटा, कि बता दे नेट प्रॉफिट कितना है। अगर ये तीनों काम नहीं कर रहा तो फिर निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट कितना है। वो कैसे निकालेंगे वो अलग बात करेंगे। मतलब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पहली हेडिंग से शुरू होगा, और आपका बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस आपके बिजनेस की क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यस और नो। अब आप क्या लिखेंगे, यहां पर स्टार्ट लेंगे, आगाज लेंगे, जगह स्पेस आप मैनेज करना आपका काम है। ये बड़ा सा आप ये इतनी कम स्पेस में बन जाएगा। तरह देखिए मैं तो बनाऊंगा, लेकिन शायद मुझे भी डिफिकल्टी हो कुछ मैनेज करने में। हमारा कैश फ्लो शुरू होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहां से, तो सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट आ गया। सर कहां से उठाया इसको, तो अगर मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया है तो मैंने टैक्स एक्सपेंस चार्ज करने से पहले वाला अमाउंट लिया या बाद वाला अमाउंट। तो इसमें ऑटोमेटिकली टैक्स एक्सपेंस एड बैक हो गया या करना पड़ेगा। अगर 100 रुपए टैक्स, 100 रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और टैक्स एक्सपेंस 30 रुपए है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ, 70 रुपए। और 70 से अगर शुरू करता हूँ और 30 एड बैक का, तो आंसर क्या बनता है। तो अगर मैं डायरेक्ट 100 उठा रहा हूँ तो मुझे टैक्स एक्सपेंस एड बैक करना पड़ेगा।
सर क्यों करना पड़ेगा एड बैक, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन फॉर्मेट जो IAS 7 का है उसके लिहाज से क्वेश्चन, ये प्रॉफिट मुझे कहां से मिल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, और उसके कौन से कंपोनेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, OCI शामिल नहीं है। और SOCI से जो मुझे प्रॉफिट मिलता है वो आखिर में सबसे क्या होता है, आफ्टर टैक्स होता है। मुझे उससे भी ऊपर जाना है एक लाइन, कौन सा प्रॉफिट लेना है, बिफोर टैक्स। पक्का भाई सबके दिमाग में है ये बातें? मैंने ये पढ़ाना यहीं से स्टार्ट किया था, इसलिए कि मुझे आपको स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी भी सिखानी थी और ये भी सिखाना था। अब सबसे पहले क्या होगी, बहुत तवज्जो भाई, अब आपका कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे इम्तिहान है कि कल की क्लास को आपने कितना गौर से सुना। अब इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, किसमें, कैश बेस्ड प्रॉफिट। तो इसमें अब फॉर्मेट के साथ होगा सब कुछ। तो अब यहां लिखेंगे आप क्या, आप लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, क्या लिखेंगे, ये एडजस्टमेंट फॉर लिखते हैं, लेकिन इसको आप बोल सकते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। क्या बोले, एडजस्टमेंट फॉर। अब बताइए आपकी अक्रूवल बेस्ड SOCI के अंदर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सपेंस तो बनी है लेकिन उनके उनके लिए आपकी जेब से कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, ना ही होगा। जुमला पूरा नहीं हुआ। अगर आप जुमले के हिस्से पर रुक गए तो आप जो सोच रहे हो गलत है। आपकी SOCI के अंदर नॉन कैश आइटम किसको बोलते हैं, आपकी SOCI में चार्ज होने वाली या इनकम बनने वाले ऐसे आइटम जिनके लिए ना कोई कैश आउटफ्लो हुआ है ना कोई इनफ्लो हुआ है, ना ही कभी होगा। नंबर 1 बेहतरीन, नंबर 1 सर डेप्रीसिएशन। पढ़िए एंट्री डेप्रीसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड। तो क्या अक्यूमुलेशन कोई लायबिलिटी है जिसकी एंट्री फ्यूचर में बननी है, डेबिट करके कैश या बैंक क्रेडिट होना है? आवाज नहीं आ रही बेटा, नहीं ना, पक्का। तो डेप्शन इज व्हाट, नॉन कैश आइटम, पक्का। तो अगर कौन सी अकाउंटिंग होती, कैश बेस, तो उसको इस तरह समझिए कि अगर कैश बेस अकाउंटिंग होती तो एसेट खरीदते ही एक्सपेंस बन जाता, और अगर कैश बेस अकाउंटिंग होती तो एसेट कैपिटलाइज ही ना होता। आवाज नहीं आ रही, कैपिटलाइज ही नहीं होता तो कोई डेप्शन चार्ज हो पाती। लेकिन अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में वो एसेट कैपिटलाइज्ड है, लिहाजा उस पे डेप्शन चार्ज हुई है। क्या करते हैं उसको, ऐड बैक कर। सोच लें। तो सबसे पहला आइटम जो हम ऐड बैक करवाएंगे हमेशा, एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टमेंट फॉर व्हाट, बोल रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा, क्योंकि वो जो नीचे आ रहे हैं वो है ही नॉन कैश आइटम। ठीक है, सबसे पहला नाम हमने क्या लिया, डेप्रीसिएशन। क्या करवा दे, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना। तो ये प्रॉफिट निकालते हुए क्या हुई है, ऐड हुई है, लेस हुई है, तो रिवर्स कैसे होगी, सिंपल। और सोचिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, और कोई नॉन कैश आइटम आते आते बेडेड पे आते हैं, गुड। और कोई नॉन कैश आइटम आते हैं, कुछ बातें ऐड करते हैं। अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं, क्या है, तो उन पर डेप्रीसिएशन जैसी कोई चीज चार्ज हुई है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट की जो डेप्रीसिएशन है वो डेप्रीसिएशन, लेकिन उसको डेप्शन के नाम से पुकारते नहीं, किस नाम से पुकारते, तो अमोर्टाइजेशन एड बैक करवा। हाँ जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। वो तमाम एक्सपेंसेस रिवर्स कीजिए जो नॉन कैश हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एसेट बेचा है, बेचकर क्या हुआ, या क्या हुआ है, तो जरा समझेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिएगा। कॉन्सेप्ट, कैश बेस अकाउंटिंग में आपको एसेट पे कोई गेन या लॉस नहीं हो सकता,
अभी वजह बताई थोड़ी देर पहले। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे मैं फॉर्मेट बना दूंगा, आप रट लीजिएगा। जब एसेट कैपिटलाइज ही नहीं हुआ तो उसकी डब्ल्यूटीवी क्या है, 0। तो जो भी सेल प्रोसीड मिली वही आपका गेन है। आवाज नहीं आ रही। तो अभी लेकिन हम जो अकाउंटिंग जिससे हमने प्रॉफिट निकाला है वो कौन सी वाली अकाउंटिंग है? उसमें तो उसकी डब्ल्यूटीवी होगी, डब्ल्यूटीवी से सेल प्रोसीड मैच हुई होगी, गेन भी आया होगा और लॉस भी आया होगा। नहीं, तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस इस प्रॉफिट के ऊपर क्या हुआ है, चार्ज हुआ है। रिवर्स कैसे करेंगे बेटा, ऐड कर, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सही। इसी तरीके से एक लॉस और है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्या क्या मतलब, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? अगर आपके बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस के क्या खरीदे हैं, शेयर्स खरीदे, तो वो आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और जब वो शेयर अगर आप बेचे तो क्या आपको लॉस नहीं हो सकता? तो अगर वो लॉस हुआ तो उसको भी ऐड करना है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बोले, जवाब दे। अच्छा जी, क्या गेन नहीं हो सकता? क्या गेन नहीं हो सकता? बोले, जवाब दे। हो सकता है, गेन हो सकता है। तो अगर गेन है तो वो इनकम में ऐड हुआ हुआ है या लेस हुआ हुआ है? तो असल गेन कैश बेस के लिहाज से डब्ल्यूडीवी और सेल प्रोसीड का डिफरेंस है, असल गेन पूरी सेल प्रोसीड। क्यों? लॉजिक सोचिए, लॉजिक सोचिए कि अगर कैश बेस अकाउंटिंग में एसेट कैपिटलाइज ही ना माना जाए तो उसकी डब्ल्यूडीवी क्या है, 0 है। तो उसकी जो सेल प्रोसीड, एक्चुअल सेल प्रोसीड, उसको गेन मानना चाहिए, यस और नो? सोचिएगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया कैश फ्लो, कोई बड़ी बात ही नहीं। तो क्या करवा दे, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हाट, पीपी। क्या करें हम, ऐड करें लेस करें? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इसको। फिर इस तरह अगर आपको गेन हुआ है किस पर, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन शॉर्ट लिख रहा हूं बेटा, क्या करवा दिया, इसको लेस करवा दिया। सही है, बात समझ में आती है? आइए और नॉन कैश आइटम सोचिए, और नॉन कैश आइटम, बैड डेट जबरदस्त, लेकिन और भी सोचिए। बैड डेट लिखिए, लिखते, बैड डेट क्या करवाए, एड बैक, जबरदस्त। इम्पेयरमेंट लॉस, सर बेहतरीन बेहतरीन। किसने बोला, जैन ने बोला। क्या बात है जैन बेटा, क्या बात है जैन बेटा। इम्पेयरमेंट लॉस, बस वही। जब ये आ गया तो इतना सेंस सब पूरा लिखूं, सेंस डेवलप हुआ, खुद बोला आपने रिविजन एक्सपेंस, यस और नो? तो रिविजन एक्सपेंस कौन सा, और जिसका इम्पैक्ट कहां गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस। तो इम्पेयरमेंट लॉस भी वही है जिसका इम्पैक्ट कहां गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। अगर अगर ये इम्पेयरमेंट लॉस है तो ऐड बैक कर रहे हैं, यार ये नहीं करा करो भाई। लेक्चर चलते हुए ना बीच में जो अपना सवाल उधर लाते हो ना, उससे वो भी, उसकी गाड़ी भी छूटेगी। ठीक है। अगर इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हुआ तो क्या बना होगा, इनकम। तो इनकम है तो क्या करना है, दोनों मुमकिनात है ना भाई। तो जहां दोनों मुमकिनात हो वहां दोनों मुमकिनात लिखें आप। इम्पेयरमेंट लॉस है तो ऐड करें, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट तो लेस करवाए ना, इनकम बनी हुई है ना भाई। आप जवाब ही नहीं दे रहे यार, क्या करें।
ठीक है जी, क्या लिखे, प्रोविजंस, क्या, अब एक लिख रहा हूं प्रोविजन और उसको अलग इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रोविजंस फॉर, प्रोविजंस लिख दिया मैंने, मतलब जहां भी लस प्रोविजन आ जाए ना तो एंट्री बनी होगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अब क्या ये प्रोविजन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं, वो तो ऊपर कवर हो गया किसमें, बैड डेट। ये बैड डेट के अलावा प्रोविजन है। व्हाट इज प्रोविजन, FAI2 में आप पढ़ेंगे। अब प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी या तो टाइम अनसर्टेन है कि हम कब पे करेंगे, या उसका अमाउंट तय नहीं हुआ कितना पे करेंगे। यानी प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी को बोलते हैं इसमें किसी किस्म की क्या है, अनसर्टेनिटी मौजूद है। और वो अनसर्टेनिटी क्या है, उसकी सेटलमेंट का वक्त तय नहीं हुआ, या आपके कस्टमर ने आपके खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर दिया, तो आपको पता है आप गिल्टी हैं, आपको पता है फैसला आपके खिलाफ आएगा, लेकिन अदालतें जानते हैं मैं बोल नहीं सकता वरना कंटेम्प्ट कोर्ट का नोटिस आएगा, मैं मुझे किसी जज के बेटे ने सुन लिया है ना भाई। तो फैसला कब आएगा पता है, 10-10 साल लग जाते हैं फैसला आने में। पता है आप पर लायबिलिटी है, लेकिन कब सेटल होगी नहीं पता। चले, फैसला आ गया, ये फैसला आ जाएगा, लेकिन अमाउंट कितना पेनल्टी के तौर पे पे करना पड़ेगा, अगर इसका आप अंदाजा लगा रहे हैं और मतलब कंफर्म नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता लेकिन अंदाजन लिख रहे हैं, तो फिर उस लायबिलिटी को आप क्या बोलेंगे, प्रोविजन। तो इसकी आप एंट्री पास करेंगे, क्या 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 पास करेंगे, लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस डेबिट। हम देखो मतलब ये है कि हम लॉ पढ़ के बैठे ना, हमें ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए, लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस डेबिट। और दूसरी एंट्री क्या है, प्रोविजन फॉर लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस। एक तरफ एक्सपेंस डेबिट कर दिया, दूसरी तरफ उस एक्सपेंस को पे करने की लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, लेकिन क्या वो लायबिलिटी पे हो चुकी है, पे होगी भी या नहीं ये भी पता नहीं। तो अगर ऐसा कोई एक्सपेंस बना है तो उसको भी ऐड करवा दे। अच्छा, ऐसा एक एक्सपेंस और भी है जो आपके मतलब पेपर में या आपके क्वेश्चन में होगा, उसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। क्या, वैसे तो उम्मीद है कि एम्प्लॉय रिटायरमेंट के वक्त ही क्या होगा, ग्रेच्युटी लेके, क्या ये वक्त से पहले रिटायर नहीं हो सकता, हो सकता है, तो इसकी ग्रेच्युटी की रकम वक्त से पहले मैच्योर हो सकती है, हो सकती है। तो आप क्या करते हैं, ग्रेच्युटी का एक हर साल एम्प्लॉय के लिए जो आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर व्हाट, ग्रेच्युटी, उसकी आप एंट्री बना रहे हो, तो ग्रेच्युटी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी क्रेडिट। इस तरह वो एक्सपेंस बढ़ रहा होता है और लायबिलिटी क्या हो रही होती है, क्रेडिट होती है। समझ पा रहे हैं बात यहाँ, तो अब यहाँ लिखा मैंने प्रोविजन, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख रहा हूँ, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। ठीक है जी, बोले भाई जवाब दो, क्या करवा दिया बेटा, क्या करवा दिया, एड बैक करवा दिया। समझ में आ रही है बात यहाँ तक कि नहीं, अच्छा जी ओके। एक और चीज ऐड करवाए, फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या ऐड करवाए, क्या ऐड करवाए, और एक चीज लेस करवाए, डिविडेंड इनकम। कौन सी इनकम, अगर आपकी बिजनेस किसी और कंपनी का शेयर होल्डर है तो आप डिविडेंड रिसीव करेंगे या पे करेंगे, तो रिसीव करने वाले के डिविडेंड क्या है, इनकम। और वो इनकम क्या करेंगे, जी बेटा, इन्वेस्टमेंट तो प्रिंसिपल को बोलते हैं, और प्रिंसिपल और सेल प्रोसीड का डिफरेंस जो है वो गेन या लॉस बन रहा है। डिविडेंड तो मतलब एक प्रॉपर्टी आपने खरीदी, उस पर आपको पर मंथ रेंट मिल रहा है, तो रेंट अलग इनकम होगी, बेचकर गेन या लॉस अलग हो सकता है, यस और अच्छा जी बेटा,
फाइनेंस चार्ज इस फॉर्मेट में आएगा, इसको जितना भी हो भले पेड हो या अनपेड हो, टोटल क्या करवा दे इसको ऐड, इसको फॉर्मेट के तकाजे के तौर पे ऐड बैक करवा, नॉन कैश ना हो तब भी, हो तब भी, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है इसके फॉर्मेट की, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमें एक तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है फाइनेंस चार्ज करने से क्या होता है, पहले होता है। तो हम यहाँ पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करेंगे। यहाँ तो कोई मसला, कोई जवाब? तो ये जो आंसर आएगा ना, इस आंसर को हम कैश फ्लो के अंदर क्या बोल सकते हैं अपना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या बोल सकते हैं? अच्छा, यहां तक कोई मसला? अब इसमें से आप क्या करें, इफेक्ट लें, यहाँ एक आंसर आएगा, वो आंसर मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने वैसे लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन क्या यहाँ लॉस नहीं हो सकता? और लॉस होगा तो क्या लिखेंगे इसको, आप नेगेटिव लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे? बात समझ में आ रही है यहाँ तक क्या? अच्छा जी, ओके। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या बेटा? ये कल, ये वही है जो हम कल कर रहे थे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम किसे बोलते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। दोहरा दें जरा, क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स एंड किसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे? करंट एसेट्स एंड करंट। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बिकम व्हाट, वर्किंग कैपिटल। ये एक जगह और भी काम आएगा रेशियोज के अंदर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। दोहराएं बेटा, करंट एसेट्स माइनस, तो यहां पर हमें चेंज दिखाना है, किसका? करंट एसेट का चेंज और करंट लायबिलिटीज का चेंज। कल नहीं कर रहे थे? कल हमने डेटर्स के 400 लेस नहीं करवाए थे? यार आवाज नहीं आ रही बेटा। कल डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 700 था, सेकंड केस में ओपनिंग बैलेंस क्या था, 300 था। नेट इफेक्ट कितना लिया था मैंने? तो मैंने ये 400 का नेट इफेक्ट क्यों लिया था, इसको इस तरह देखिए, डेटर्स हमारे इस साल ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग 400 से ज्यादा है, तो उसका इफेक्ट हमने क्या किया, लेस किया। और लेस करने की कल मैंने लॉजिक भी समझाई थी। अब देखें, आप जो है बचकाना लॉजिक पे खुश होंगे, लेकिन आप जो प्रोफेशनल लॉजिक है उसमें खुश नहीं होंगे। अभी देखिएगा, कैश फ्लो पढ़ाते वक्त बच्चों को लॉजिक दी जाती है, वो भी दूंगा मैं, और जो हकीकी लॉजिक है वो दे चुका हूं। कल मैंने लॉजिक समझाई थी कि जो ओपनिंग बैलेंस बीडी था 300 रुपए, वो हमें इस साल रिसीव हुआ है, वो हमारा इस साल का कैश इनफ्लो है। कैश बेस अकाउंटिंग लिहाज से वो हमारा इस साल का रेवेन्यू है, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जो 700 रुपए बैलेंस शीट में मौजूद हैं, वो इस साल का अक्रूवल बेस रेवेन्यू का पार्ट है, लेकिन कैश बेस रेवेन्यू नहीं है। क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो जब आपने 300 ऐड करवाया और 700 लेस करवाए, नेट इम्पैक्ट कितना है? तो हमारा डेटर का बैलेंस जो है वो ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? बोले भाई, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? अरे बोले, डिक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? यार क्या बोल रहे हो भाई, आवाज ही नहीं आ रही। कोई डिक्रीज कोई इंक्रीज? यार 700 क्लोजिंग बैलेंस से 300, तो क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग कम है। डेटर की वैल्यू बढ़ी है डिक्रीज हुई है? बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इंक्रीज। प्लीज सीख लो। हाँ बेटा, इंक्रीज इंक्रीज। अगर क्लोजिंग के मुकाबले में ओपनिंग कम है तो कम ऐड हो रहा है, ज्यादा लेस हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो इंक्रीज इन डेटर्स हम क्या करवा रहे होंगे, लेस कर रहे होंगे, ठीक है भाई। और अगर
ठीक है, डिक्रीज इन, इंक्रीज और डिक्रीज इन व्हाट, डेटर्स। तो बोलिए भाई, अगर क्या है इंक्रीज है तो लेस करेंगे, और डिक्रीज है तो क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। जवाब दीजिएगा बेटा प्लीज। ये पहला ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट मैच कर लें, और विदाउट ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट। अगर ओपनिंग 700 होता और क्लोजिंग 300, 700 ऐड होता, 300 लेस होता, व्हाट विल बी द नेट इम्पैक्ट। उसके बाद अगला पॉइंट जिस पे जैन थोड़ा परेशान होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इस तरह हमें कल की क्लास में मैंने इन्वेंट्री बताई नहीं थी, अब आएगी इन्वेंट्री। तो अगर इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है, तो नेट इन्वेंट्री क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो उसके इंक्रीज को क्या करवाएंगे आप, लेस करवाएंगे, और डिक्रीज को क्या करवाएंगे बेटा, ऐड करवाएंगे। तो आपको देखना है कि नेट बैलेंस आपका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। और कौन कौन से हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं, अक्रूवल्स, अक्रूड इनकम, आवाज ही नहीं है बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर रिसीवेबल्स, हो सकते हैं। तो अगर अदर रिसीवेबल भी इंक्रीज हुए हैं, लेस करवा दें, डिक्रीज का करवा दें। तो आसान लफ्जों में बोले अगर हम, सर जितने भी करंट एसेट्स हैं, आवाज नहीं आ, जितने भी करंट एसेट्स हैं, उनका अगर क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग के मुकाबले में ज्यादा होगा तो क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। और अगर ओपनिंग बैलेंस ज्यादा होगा, क्लोजिंग बैलेंस कम होगा, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। करंट एसेट लेते वक्त कैश और बैंक मत लीजिएगा, क्योंकि कैश फ्लो का आंसर कैश और बैंक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के डिफरेंस के बराबर ही आया है कल की क्लास, अगर आपको याद हो। तो वही बैलेंस तो आपने रिकंसाइल करना है, वही तो आपने प्रूव करना है कि वाकई आपको उतना ही कैश इनफ्लो हुआ है जितना कैश बुक आपका शो कर रही है। कुछ समझ पा रहे हैं भाई? तो करंट एसेट में क्या ना लें, क्योंकि बचना वही है जो, अगर वो ले लेंगे तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ पाए बात या नहीं? ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद बस ये अदर रिसीवेबल आ गए, प्रीपेमेंट भी इसमें आ गई, अलग से नहीं लिख रहा मैं इसको, ठीक है जी। उसके बाद बारी किसकी आएगी, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का उसूल उल्टा है, इंक्रीज ऐड होगा, आवाज नहीं आ रही बेटा, इंक्रीज क्या होगा, ऐड होगा, डिक्रीज क्या होगा, लेस होगा। आप बोलेंगे क्यों सर? अगर ओपनिंग लाइबिलिटी कम है और क्लोजिंग लाइबिलिटी ज्यादा है, तो ओपनिंग इस साल पे हुआ है, वो लेस होना चाहिए। क्लोजिंग इस साल पे नहीं हुआ, तो वो हमारा कैश बेस के लिए साल का एक्सपेंस नहीं है, क्या करते हैं उसको, तो कम लेस करेंगे, ज्यादा ऐड करेंगे, नेट इंपैक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम ये बोलते हैं अगर क्रेडिटर का बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ है, क्या करें, उसको ऐड करवा दें, और अगर डिक्रीज हुआ क्या करवा दें, लेस करवा दें। तो आप बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज ऐड, डिक्रीज लेस। उसके बाद आवाज नहीं आ रही बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज इन व्हाट, इन अदर पेबल्स।
इंक्रीज ऐड होगा, डिक्रीज क्या होगा, लेस होगा। याद रहेगा। और ये इफेक्ट इसमें आ जाएंगे, इस बैलेंस में, लेस या ऐड, लेस या ऐड, लेस या ऐड, जो भी आपके सामने आ रहा है। और फिर यहाँ पर एक आंसर निकलेगा। यहाँ पर क्या निकलेगा, आंसर। वो आंसर भी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उस आंसर को हम बोलेंगे ग्रॉस फंड, ग्रॉस फंड जनरेटेड, ग्रॉस फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस फंड जनरेट फ्रॉम बिजनेस के ऑपरेशंस ने आपको ग्रॉस कितना पैसा कमा के दिया। अब ऊपर जैन बेटा ऐसे आइटम जो आपको बाजार क्या लगे थे कि उनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे इंटरेस्ट, उसकी पेमेंट हुई होगी, जैसे टैक्स, टैक्स भी पे हुआ होगा, आवाज नहीं आई बेटा। ग्रेचुटी, अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ तो वो इस साल पे हुई होगी, यस और नो, तो अगर देखिएगा। तो अब आपको इसमें से लेस करवाना है। लिखूंगा, लिखा मैंने ग्रेचुटी पेड, क्या लिखा मैंने, अगर इस साल कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ है, उसकी उसकी लायबिलिटी क्या हुई है, सेटल हुई है, तो आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, क्या करवा दें, लेस करवा दें। फिर इंटरेस्ट पेड, क्या बेटा, इंटरेस्ट पेड को भी यहां से क्या करवा दें, लेस करवा दें। और सबसे आखिर में क्या लेस करवा दें, टैक्स पेड। डिविडेंड भी आएगा, फिक्र क्यों कर रहे हो, जल्दी किस बात की है, जल्दी है जब भी तो बोल रहे हो, जल्दी ना होती तो क्यों बोलते, टेंशन किस बात की, सब आ रहा है। अब जो आंसर आएगा ये तीनों को लेस करने के बाद किस में से, ग्रॉस फंड में से, उस आंसर का वो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और ये भी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या लिखा, नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज, फ्लोज नहीं, नेट कैश इनफ्लो, या तो अगर पॉजिटिव है तो इनफ्लो, नेगेटिव है तो आउटफ्लो। नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज, तो यहां पर आकर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी, मुकम्मल होगी। ये आपका एक तरह से सेक्शन ए है, किसका, कैश फ्लोज। इसके बाद जाएंगे हम कौन से सेक्शन में, बी सेक्शन। कौन सी एक्टिविटी, अब जवाब नहीं दे रहे मुझे यार, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बताइए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ताल्लुक किससे होगा, तो क्या आपने साल भर में कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा, उससे आपकी जेब में इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ। तो क्या लिखेंगे आप, देखिएगा, एडिशन, क्या लिखा बेटा, एडिशन, अब बाकी सब आसान है, एडिशन टू पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एडिशन टू पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कितना, कितना पता नहीं सकता, जो भी हो। एडिशन टू इंटेंजिबल एसेट्स, आवाज नहीं है बेटा, आई है मतलब एडिशन हो रहा है तो मतलब ये कैश आउटफ्लो हुआ ना, क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। एडिशन किसमें, इन्वेस्टमेंट में, एडिशन टू इन्वेस्टमेंट, आवाज नहीं आ रही बेटा, एडिशन टू इन्वेस्टमेंट, जो आप नए शेयर्स खरीद रहे हैं, वो खरीदने के लिए आपकी जेब से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, क्या कर दें उसको, लेस कर दें। अब जरा गौर करें, अब जरा गौर करें कि आप यहां पर गेन्स या लॉसेस रिवर्स करवा चुके हैं, ये मानते हुए कि क्या कहते हैं, कैश बेस्ड अकाउंटिंग में रियल गेन्स और लॉसेस नहीं है ये, बल्कि आपने कैश बेस्ड अकाउंटिंग में रियल गेन किसको मानना है, सेल प्रोसीड को। वो सेल प्रोसीड आपका इनफ्लो है, किसको बेचकर, नॉन करंट एसेट को बेचकर, आवाज नहीं आ रही, तो वो इनफ्लो कहां दिखाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्या लिखेंगे आप,
प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई क्या हो जाएगा? एड। आवाज नहीं आ रही सर, फिर लिखेंगे आप प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ क्या? इंटेंजिबल एसेट। फिर क्या लिखेंगे आप? प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जवाब दे। और सर ये जो हमें क्या मिला था, ये क्यों मिला था? हमने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट की थी ना, वो डिविडेंड हमारे प्रॉफिट में शामिल था, तो हम इसको यहां से लेस ये इसलिए करवा रहे हैं कि हम इसको यहां से हटा के कहां जाते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या कर दिया हमने? ऐड करवा दी क्या? डिविडेंड इनकम उतनी जितनी रिसीव हुई, यहां से लेस उतनी करवानी जितनी एक्चुअल है, लेकिन यहां ऐड करवानी उतनी जितनी रिसीव होने में और एक्चुअल इनकम बनने में फर्क है। डिविडेंड रिसीव्ड, आप जवाब नहीं देना मुझे, इसका आंसर आएगा। जल्दी खत्म हो गया, इसका आंसर आएगा। वो आंसर मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि आपने महंगे महंगे सामान खरीदे। पीपी खरीदने के लिए क्या होगा? काफी सारा आउटफ्लो। चांसेस यही कि इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला आपको? नेगेटिव। लेकिन अगर इस साल आपने कोई एडिशन वगैरह नहीं किया, सिर्फ डिस्पोजल्स किए, तो फिर ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर क्या है नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे आप? नेट, बेटा प्लीज, नेट कैश क्या बोलेंगे? इनफ्लो। नेगेटिव तो क्या बोलेंगे? आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, बोले। और ये हमारा कैश फ्लो का सेक्शन बी कहलाएगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस कैसे मिलता है? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू करना कौन सी एक्टिविटी? आवाज नहीं आ रही। उससे क्या हुआ? इनफ्लो हो गया ना भाई। प्रोसीड मतलब वो शेयर जो अगेंस्ट कैश इशू हो, बोनस शेयर नहीं, विथ प्रीमियम। जितना इनफ्लो हुआ सब आएगा इधर, यस और नो बोले। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम लोन। लोन के जरिए पैसे आ गए आपके पास। आवाज नहीं आ रही। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ भाई, डिबेंचर इशू करने से क्या हुआ? पैसे आए ना आपके पास। लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह वगैरह। अच्छा जी, क्या लोन की रीपेमेंट नहीं होगी? लोन की रीपेमेंट नहीं होगी? होगी। तो क्या करें? रीपेमेंट ऑफ लोन से क्या होगा? इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा? क्या रिडेम्पशन नहीं होगी? किसकी? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आवाज नहीं आ रही बेटा। क्या करवा दे? लेस करवा दे। और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप कर रहे हैं जो आपके प्रॉफिट लॉस में चार्ज नहीं, जो आपने अपने शेयर्स पे क्या पे किया है? डिविडेंड। क्या डिविडेंड प्रॉफिट लॉस आइटम? क्या डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है? फिर पूछ रहा हूं, क्या डिविडेंड प्रॉफिट लॉस आइटम है?
तो क्या मैंने कहीं भी अपना इस कंपनी का डिविडेंड जो पे किया था एड बैक करवाया? आवाज नहीं आ रही, एड बैक करवाया? नहीं करवाया। अब क्या कर रहा हूं, डिविडेंड ने मेरे प्रॉफिट को तो कम नहीं किया, लेकिन मेरे कैश को तो कम किया है। तो कैश आउटफ्लो है कि नहीं, उस एतबार से इसको क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो लेस कौन सा डिविडेंड, कैश डिविडेंड। तो डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, और डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। जी, तो फिर यहां तक का जो आंसर आएगा हमारे पास, वो चांसेस है कि पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे, नेट कैश इनफ्लोज अगर पॉजिटिव है और आउटफ्लोज अगर नेगेटिव, फ्रॉम व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अगर आप, ये कौन सी हमारी एक्टिविटी है, सी। तो अगर आप क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे, ये आंसर आएगा, ए कहलाएगा। उसके नीचे उसको बनाएंगे, वो आंसर, तो ए में बी प्लस हुआ, आवाज नहीं बेटा। फिर उसके नीचे किसको बनाया आपने, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, उसमें आंसर आया सी। तो ए बी और सी आपस में क्या होगा, प्लस होगा, नेगेटिव पॉजिटिव जिस तरह हो। तो फिर आपका जो रिजल्ट होगा, मतलब ये ऐड करने के बाद, जो कि ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, वो कहलाएगा आपका नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो। और ये वो आंसर है जो कल हमारा क्या था, 200 आया। और आप में से कल बहुत से लोग क्या कह रहे थे, आंसर क्या है, 800। वो 800 वेरीफाई होगा, 800 रिकंसाइल होगा। कैसे, कि अगर हमने 200 हमने इस साल कैश जनरेट किया है, कल वाली एग्जांपल के रेफरेंस से, अगर 200 हमने इस साल कैश जनरेट किया इस वाली एग्जांपल के रेफरेंस से, तो उसमें अगर हम ऐड कर दें क्या, ओपनिंग बैलेंस किसका, कैश का, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, किसका। तो ऐड क्या कर दिया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, क्या लिखेंगे आप, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या लिखेंगे आप, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि कितना था, 600 था। बैलेंस शीट कितना था, 600 था ना भाई। तो 200 अगर हमारा कैश फ्लो का आंसर है, उसमें 600 का करें, ऐड करें, तो अब आंसर क्या होगा, और वो 800 वही होगा जो हमारा कैश और बैंक का बैलेंस शीट। अगर ऐसा हो जाए तो आपका पूरा कैश फ्लो क्या बना है, सही बना। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड, रजिस्टर खोल के देख लें, कुछ जद्दोजहद कर लें तो अच्छी बात है भाई, वरना फ्लाइट पकड़ लेंगे। मैंने फॉर्मेट बना के देना हो तो आपको बना बनाया दे देता भाई, कि देख लो भाई, देख लो, इसको संभाल के रख लो, बस इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहाँ वैल्यू फिट करते रहेंगे, याद करते रहना, ठीक है ना। तो अब जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और वो हमारा आंसर बिल्कुल कैश और बैंक के बैलेंस शीट के बराबर होना चाहिए। तो फिर हमारा कैश फ्लो बिल्कुल बराबर कहलाएगा। इस तरह जाके ये मुकम्मल होगा। हालात खराब, इसलिए कि आप लिख नहीं रहे थे, बैठे बस बैठे हुए देख रहे, सुन रहे थे ना मतलब, और मैंने सुनने का कहा था, लेकिन आप सुनते में आप, हाँ, अगर आप लॉजिकली सोचते कि हो क्या रहा है तो फिर आप साथ साथ चलते।
आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद इन्वेस्टिंग पे थोड़ा सा फ्लाइट पकड़ी और उसके बाद फाइनेंसिंग में तो आपने वाकई फाइनेंसिंग पढ़ के आप निकल गए, मुल्क से बाहर ही निकल गए किसी और की फाइनेंसिंग पर। ठीक है बेटा, बात समझ आई? ये फॉर्मेट बन गया, अब रट लो, ये समझ लो। कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। नो, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नहीं पूरा पूरा ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करें बेटा, इसका जरा स्क्रीनशॉट लेके भेजें ताकि इनको वाज़ेह पिक्चर मिले। आ रहा है सब करो, 2 फोटो खींच लेना। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले इसका। हो गया स्क्रीनशॉट? आपसे नहीं पूछा बेटा, आप आ जाओ इधर, आ जाओ तो फिर ले लो स्क्रीनशॉट यार। ज्वाइन कर रहे हो? सलमान अब आया, क्या करने आया? स्क्रीनशॉट लेने आया? हाँ जी, दोबारा स्क्रीनशॉट ले। पहले पीसी में बैठा हुआ सलमान पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में बैठे, क्या कर रहा है? लेक्चर ले रहा है, आपको नहीं पता? वही तो बोल रहा हूँ, पीसी ने, आपने पीसी ज्वाइन कर लिया, इसको जॉब मिल गई यार पर्ल कॉन्टिनेंटल, इसने पीसी ज्वाइन कर लिया। जी बेटा हो गया स्क्रीनशॉट? चलेंगे, ओके। तो अगली क्लास में इस पे वर्किंग शुरू हो जाएगी। एक चीज और कर सकते हैं, हाँ सवाल तो करेंगे बाद में, पहले तो ये देख तो लें हो क्या रहा है, सवाल तो करना है हमने। अभी तो हमने अगली क्लास में सीखना है कि हाउ टू सॉल्व कैश फ्लो क्वेश्चन। सब नहीं आ सकता ना एक साथ, एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें सब कुछ एक साथ आएगा। पेपर में आ चुका है पास पेपर क्वेश्चन, लेकिन आएगा। कल जो आपको मैंने, हाँ ये इसमें था कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर स्टेटमेंट ऑफ, अब अगर इसकी स्टेटमेंट आपने देख लिया आपका क्या होगा यार? शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। आवाज ही नहीं आ रही यार, छोड़ो इसको बेटा, ये आपके काम की चीज नहीं। फिर उसके बाद कौन से रिजर्व्स? एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन रिजर्व, रीवैल्यूएशन सरप्लस, अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट रिजर्व, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएगा, आगे पता लगेगा आपको। एक्चुरियल गेन्स और लॉसेस, कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व, कॉस्ट ऑफ हेजिंग रिजर्व। बेटा सब सीखना है वक्त के साथ, अभी तो कुछ बोलना फजूल है। रिजर्व ऑफ डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, मैक्सिमम चीजें हैं। और उसके बाद क्या है बेचारा? रेवेन्यू रिजर्व, सिर्फ क्या है? अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट, मतलब रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, एक मिनट बेटा छोड़ दो ना, तुम्हारे मतलब की बात जो ना हो, मैं नहीं पढ़ भी नहीं रहा ना फिर इसको। अब देख लो ये कौन से साल के लिए? 2019 के लिए। लेकिन आपके लिए एक आसानी है कि ये उसको 8 से बनाता हुआ 8 के एंड पे ला रहा है और फिर 8 को स्टार्ट करके, तो जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके सिखाया था, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, खुश हो जाए। और अगर आईकेप कुछ करो तो ये आईकेप का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं।
आई कैप को चैलेंज करें। नहीं सही है, मैंने आपको कहा था आपको जिस तरह आसान है, मैंने तो आपको मल्टीपल वे में सिखा दिया था। ये आ गई बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ भाई, कौन सी स्टेटमेंट? कैश फ्लो फ्रॉम प्रॉफिट फॉर द ईयर। आवाज नहीं आ रही बेटा। इसमें ये इनकम टैक्स एक्सपेंस का करवा रहा है, एड बैक करवा रहा है, लेकिन हम वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। हम क्या उठा रहे हैं? डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्या हमें ये एड बैक करने की जरूरत है? जाग जाए यार, जाग जाए। डेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, आवाज ही नहीं आ रही यार। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये सीखी नहीं अभी, हम ना सीखेंगे तो पता लग जाएगा खुद ब खुद। देख लें कितना मैक्सिमम आइटम आ रहे हैं, जरा देख तो ना आप। लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद ठहर जाओ यार, ठहर जाओ। डिविडेंड इनकम्स क्या करवा दी? लेस करवा दी। मतलब आपको दिखा रहा हूं मैं आपके वाले आइटम इस फॉर्मेट में। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो रिसीवेबल है। अगर IFRS 15 होता तो हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, अकाउंट पेएबल वगैरह वगैरह। क्या लिखा हुआ है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या ग्रॉस फंड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लेस क्या करवाया? एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मतलब वही ग्रेचुटी पेड। क्या लेस करवाया? टैक्स पेड। पेमेंट्स फॉर वर्कर्स प्रॉफिट, लेवल बढ़ जाएगा हमारा जब हम जाएंगे तो हम सब चीजें मिक्स हो रही होंगी। देख लें भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर कौन सी एक्टिविटी बेटा? पार्ट ए मुकम्मल हो गया। कौन सी एक्टिविटी? पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एडिशन। आवाज ही नहीं आ रही यार। पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पेमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट। आवाज ही नहीं है। डिस्पोजल प्रोसीड फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। यार जवाब नहीं मिला यार। नहीं सर जवाब नहीं देना। हाँ भाई गौर से देखिए, आंखें खोले। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, वही इन्वेस्टमेंट इनकम बोल रहे हैं इसको। चलें ये आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम प्रोसीड फ्रॉम इशुएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, पेमेंट फॉर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ ट्रेजरी शेयर्स। इसको आप छोड़ दें, आपके काम का नहीं। प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग लोन, छोड़ दें बेटा, हर चीज आपके काम की नहीं है। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड को हमने कहां दिखाया है? सर इंटरेस्ट पेड को हमने दिखाया है कहां पर? वर्किंग कैपिटल में नहीं बेटा, आखिर में इंटरेस्ट पेड। अच्छा कुछ आइटम ऐसे हैं जो दोनों जगह पे आ सकते हैं। इंटरेस्ट बतौर एक्सपेंस कहां चार्ज हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इंटरेस्ट आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेकिन इंटरेस्ट चार्ज क्यों हो रहा है? फाइनेंस की वजह से। लोन ना लिया तो इंटरेस्ट भी ना होता। तो जो लोग फाइनेंस पे जोर देते हैं तो वो इंटरेस्ट को यहां से लेस करने के बजाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस करवाते। तो इस चीज को आप दो में से किसी जगह लेस करा सकते हैं, कोई इसमें उसूल मतलब प्रॉब्लम नहीं है। आप सॉल्यूशन देखेंगे आपको आइडिया होता रहेगा, ठीक है जी। लेकिन मैंने जो फॉर्मेट बनाया वो एग्जामिनेशन के हिसाब से बना दिया। मैक्सिमम चीजें वही है, कोई फर्क नहीं। आप इसको फॉलो करें, आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह क्या होंगे? सॉल्व होंगे। अब क्या करना है? रट्टा मारना है। देखते हैं क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है आगे जाके। तो इसको यहीं स्टॉप करेंगे, बाकी बात है इंशाल्लाह अगली क्लास में।